हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ पीपीबी की कुछ केस स्टडी। केस स्टडी की अगर बात करें तो क्वेश्चंस कैसे केस स्टडी से पूछता है, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज केस स्टडी होती है। तो आज जो है नॉमिनेशन फैसिलिटी दैट प्रोवाइडेड बाय द बैंक, जो हमें बैंक प्रोवाइड करता है केस स्टडी नॉमिनेशन फैसिलिटी, उस नॉमिनेशन फैसिलिटी के बेसिस पर मैं कुछ केस स्टडी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं दैट ऑलरेडी आस्क्ड इन 2022 जून एंड नवंबर एग्जामिनेशन। तो नवंबर और जून एग्जामिनेशन जो हमारा 2022 में हुआ था, वहां ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं कि ये ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। और केस स्टडी में एक चीज और होती है, कई बार क्या होता है, जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें से चारों हमें लग रहे होते हैं कि ये सारे के सारे सही हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हमें क्या करना होता है, उन चार जो ऑप्शन है उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है दैट वी नीड टू चूज। ओके, हमें लगेगा कि हाँ भाई इन चारों में से ये सबसे सही लग रहा है, उसे हम बोलते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, वही आंसर हमें बताना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि इसको अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो फ्री कंटेंट, ई बुक्स, ई नोट्स वगैरह यहाँ से मिल जाएगा, जो हमारा फ्री कंटेंट होता है। इट डजंट मीन कि आप एनरोल्ड स्टूडेंट हैं या नहीं ऑलिव बोर्ड के, डजंट मैटर, बट आप अगर यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। ऑलिव बोर्ड जेआईबी सीआईबी यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन जेआईबी सीआईबी एग्जामिनेशन के अलावा बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा ना। पहले इसको आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूं आपको। As per the current guidelines of RBI, besides not insisting on succession certificate for the payment of deposit amount on being otherwise satisfied, आरबीआई की जो करंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बिसाइड्स नॉट इंसिस्टिंग, इंसिस्ट नहीं करते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट को फॉर पेमेंट ऑफ डिपॉजिट, किस चीज के लिए? पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अमाउंट ऑन बीइंग अदरवाइज, जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो जाए। द बैंक हैव बीन एडवाइज्ड, बैंक्स को एडवाइस किया गया है टू रिलीज, किसी भी चीज के लिए जो एडवाइस किया गया है कि आप जो रिलीज करेंगे गुड्स एंड सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा, फॉर्मिंग सिक्योरिटी फॉर एन एडवांस टू हायर्स ऑफ द डिसीज्ड बोरोअर, किस चीज के लिए? फॉर्मिंग, एक तरीके की जो सिक्योरिटी फॉर्म की गई थी, किसमें? एडवांस के लिए। किसको? हायर्स। हायर्स का मतलब होता है उत्तराधिकारी, जो कि लीगल हायर्स बोलते हैं ना, उत्तराधिकारी किसके? डिसीज्ड बोरोअर के। डिसीज्ड मतलब जिस पर्सन की मृत्यु हो गई है उसके जो बोरोअर है उनको, विदाउट इंसिस्टिंग ऑन प्रोडक्शन, बिना इंसिस्ट किए, जब तक कि वो प्रोड्यूस नहीं कर देते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट अप टू वैल्यू, कितने रुपए तक की वैल्यू के लिए हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी? ऑप्शन नंबर 1, अप टू ₹1 लाख, अप टू ₹50,000, अप टू ₹5 लाख और एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट के लिए अगर वहां पर आपको ये काम करना है, गुड्स एंड सिक्योरिटीज या कोई भी डिपॉजिट का अमाउंट है वो आपको रिलीज करना है, तो आपको वहां पर प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। जो उत्तराधिकारी होंगे, जिन्हें हम कानूनी उत्तराधिकारी लीगल हायर्स बोलते हैं, उन्हें क्या करना होगा? उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स को, सक्सेशन सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना होगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो डिसीज्ड पर्सन का होता है, और वो बताता है कि इसके बाद ये वाला जो होगा वो पर्सन मेरे सारे चीजों को संभालेगा। उसे हम एक तरीके से वसीयत भी बोल सकते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कितने रुपए तक के लिए यहां पर ये प्रोड्यूस करना होगा? बिना इसके प्रोड्यूस किए किसी भी जो लीगल हायर्स हैं उनको किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट, जो किसी भी तरीके के ना तो गुड्स ना ही अमाउंट पे किया जाएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लेट्स सी, देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। इसके अलावा ये बहुत टफ आज आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा टफ केस स्टडीज हैं, देखते हैं। चलिए, हाँ, इसके अलावा आप लोग मिल ही चुके हैं। हमारे जो नए टीम मेंबर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन हुआ है, आप लोग पता ही होगा कौन कौन से सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, और हमारी टीम में नए जो मेंबर्स आए हैं वो किस किस तरीके से, कहां से आए, कितने कितने एक्सपर्ट्स हैं किस पर्टिकुलर चीज के। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब हुआ एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट के लिए, चाहे वो 1 रुपए हो चाहे वो 10 करोड़ रुपए हो, उस सभी के लिए आपको प्रोड्यूस करना होगा सक्सेशन सर्टिफिकेट को। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सेम, ठीक। एज पर करंट गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई,
आरबीआई की करंट गाइडलाइंस के हिसाब से, करंट मतलब जो अभी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, वेयर नॉमिनेशन हैज नॉट बीन एक्सरसाइज्ड, जहां पर नॉमिनेशन नहीं किया गया है। नॉमिनेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मिस्टर अप्पू का एक अकाउंट है, राइट, कोई भी डिपॉजिट अकाउंट मान लो, आप तो सेविंग्स अकाउंट मान लो, चलो मिस्टर अप्पू का एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है, करेक्ट। इस मिस्टर अप्पू ने सेविंग्स बैंक अकाउंट में क्या होता है आपको पता होगा, जब भी कभी बैंक कोई भी अकाउंट ओपन करता है दे रिक्वायर्ड अ नेम ऑफ नॉमिनी, ठीक है, नॉमिनी का उनको नाम चाहिए होता है और उस अकाउंट होल्डर के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है ये पता होता है, जबकि उसके नाम के कोई भी डॉक्यूमेंट्स बैंक ने नहीं लिए होते। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मान लीजिए मिस्टर अप्पू ने कहा कि मैं क्या करूंगा, नॉमिनी करता हूं, मान लो नॉमिनेट करता है अपने मदर को, वाइफ को या बच्चों को, वट किसी को भी, हुएवर जिसको भी करेगा, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट बैंक को लेना नहीं है। जब ये इसकी डेथ हो जाएगी, है ना, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हो जाती है, उस केस में जो नॉमिनी होगा उसे ये बताना पड़ेगा बैंक को कि मैं ही वो पर्सन हूं जिसका इसने नॉमिनेशन किया था। तो यहाँ पर मिस्टर अप्पू ने, मान लो XYZ कोई भी पर्सन है, मिस्टर अप्पू का हमने एग्जाम्पल लिया है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर नॉमिनेशन नहीं किया है। तो यही कहा जा रहा है कि एज पर द करंट गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई की करंट गाइडलाइंस के हिसाब से यदि नॉमिनेशन जो है वो नहीं किया गया है तो बैंक कैन मेक पेमेंट टू लीगल हायर्स, और जो बैंक है वो लीगल मतलब होता है कानूनी, उत्तराधिकारी को यहाँ पर डिसीज्ड डिपॉजिटर के, जो मृत डिपॉजिटर है, मृत व्यक्ति है जिसका अकाउंट था, बिना इंसिस्टिंग ऑन प्रोडक्शन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट अप टू, इसका मतलब क्या है, द बैंक कैन मेक पेमेंट, बैंक क्या होगा, पेमेंट कर सकता है लीगल हायर्स को ऑफ द डिसीज्ड डिपॉजिटर विदाउट इंसिस्टिंग ऑन प्रोडक्शन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट, बिना सक्सेशन सर्टिफिकेट के भी। यहाँ पर जो हमारा कौन होगा, यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसने क्या किया, नॉमिनेशन तो हुआ ही नहीं, अब नॉमिनेशन नहीं हुआ, पर्सन के अकाउंट में पैसा जमा है, अब लीगल हायर्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए इसके बच्चे होंगे, कानूनी रूप से उत्तराधिकारी वही होंगे, अब मान लो 4-5 हैं वॉटेवर, तो अमाउंट डिवाइड होगा, वो फिर लीगल प्रोसेस में जाएगा। बट इसके हिसाब से होगा ये कि जो भी इसके लीगल हायर्स होंगे वो बैंक में जाएंगे और बैंक क्या करेगा, उनको विदाउट इंसिस्टिंग ऑन प्रोडक्शन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट कितने रुपए तक का जो पेमेंट होगा वो बैंक कर सकता है। बैंक कैन मेक पेमेंट किनको, लीगल हाइट्स को, यदि यदि वहां पर कोई भी नॉमिनेशन नहीं हुआ है तब। अमाउंट सुनिए, ऑप्शन नंबर 1 50,000, 5 लाख, 1 लाख या फिर एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट का। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसी तरीके के जो केस स्टडीज है वो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है और पूछी जाती रहेगी आगे भी। करेक्ट, बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम्म हम्म तो यहां पर मैं बता देता हूं, एज पर द करंट गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई की जो करंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से यदि किसी अकाउंट में किसी भी तरीके पर एक्सरसाइज नहीं हुआ है, एक्सरसाइज क्या नहीं हुआ है, नॉमिनेशन, किसी भी अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं है, तो बैंक पेमेंट कर सकता है उसके लीगल हायर्स को, चाहे जितना भी अमाउंट हो, बिना सक्सेशन सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस किए। समझ आ गया यहाँ पर, चाहे वो डिपॉजिट सेफ डिपॉजिट लॉकर हो, चाहे सेफ कस्टडी हो, या फिर यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट हो, या फिर यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट हो, वॉट एवर, कोई भी अकाउंट जिसका नॉमिनेशन नहीं किया गया है, उस केस में जितना भी अमाउंट बैंक में जमा होगा वो उसके लीगल हाइट्स को बिना सक्सेशन सर्टिफिकेट देखे बैंक प्रोवाइड पेमेंट कर सकता है, राइट। चलिए अगला, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसको, बहुत ज्यादा ब्रेन बूस्टर हो जाएगा, आपके जो दिमाग है उसकी पूरी बत्तियां क्या करेगा, आपके दिमाग को हिला के रख देगा। क्यों, क्योंकि एक तो पहले हम जब बड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो हम पहले ही डर जाते हैं, सबसे पहले मेंटेलिटी होती है, बचपन से ही मैं जब देखता था कि मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे वाले आ गए, न्यूमेरिकल बहुत सारे बड़े बड़े, मैं देख के डर जाता, जबकि क्वेश्चन होते थे छोटे छोटे, उनको अगर ब्रेक करके करो जल्दी जल्दी तो आसानी से हो जाते थे। तो आधा क्या होता था, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है क्वेश्चन का वॉल्यूम देख के, कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, हम तो छोड़ देंगे इसको, छोड़ना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे है, सुनो, आपकी ब्रांच ने पे किया है ₹62,700, सॉरी 6,27,202, किसी भी आपकी जो बैंक ब्रांच है उसने पे किया है, कितना अमाउंट,
6,27,212 along with up to date interest to the nominee। किसके साथ में? जो इंटरेस्ट था ना, अप टू डेट का मतलब है जो उस दिन तक का इंटरेस्ट था वो नॉमिनी को, किसके? डिपॉजिटर आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आफ्टर ऑब्जर्विंग यूजुअल फॉर्मेलिटीज। मतलब किसी भी कोई डिसीज पर्सन था, किसी मृत व्यक्ति की क्या हो गया? मृत्यु होगी किसी व्यक्ति की। उस मृत व्यक्ति के जो नॉमिनी था, जो उसका नॉमिनी था, उस नॉमिनी को बैंक ने क्या किया? कुछ अमाउंट, कितना? 6,27,212 रुपए आपकी ब्रांच ने इंटरेस्ट के साथ क्या कर दिया? पे कर दिया। बिना सारे क्या किया? सारे डॉक्यूमेंट्स जो जान पहचान की जानी चाहिए थे वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन के बाद में। इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर ऑब्जर्विंग यूजुअल जितनी फॉर्मेलिटीज थी उन सभी फॉर्मेलिटीज को देख के 10/10/2024 को, 10 अक्टूबर 2014 को, और क्या होता है कि 25 नवंबर 2014 को यू रिसीव अ नोटिस फ्रॉम द लीगल हायर्स। अब क्या होता है? आप क्या करते हो? एक लीगल हायर जो होते हैं उस डिसीज्ड पर्सन के, वो आपको 25 नवंबर को एक नोटिस भेज देते हैं। क्या भेजते हैं आपको? नोटिस कि पेमेंट हैज बीन रॉन्गली मेड। बैंक ने जो पेमेंट किया है वो गलत तरीके से कर दिया है। किनको? मेड, एंड दैट द नॉमिनी बीइंग डिस्टेंट रिलेशन ऑफ द डिसीज्ड वाज नॉट एंटाइल्ड टू द अमाउंट। और उस नोटिस में ये लिखा होता है कि बैंक ने जो क्या किया है, यहाँ पर बैंक ने जो पेमेंट किया है वो गलत तरीके से किया है, और जो नॉमिनी है वो डिसीज्ड पर्सन, जो मृत व्यक्ति है, उसका दूर का रिश्तेदार है और वो किसी भी तरीके से एंटाइटल्ड नहीं था, मतलब उसको ये अमाउंट दिया जाना नहीं था। अंडर द सर्कमस्टेंसेस, इन कंडीशंस में आप क्या करेंगे? नंबर 1, बैंक इज फुल्ली डिस्चार्ज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लायबिलिटी फॉर द डिपॉजिट, दो द क्लेम ऑफ लीगल हायर्स अगेंस्ट द नॉमिनेशन में बी लीगली वैलिड। यहाँ पर जो बैंक है वो पूरी तरीके से क्या होगा? नंबर 1, डिस्चार्ज होगा। किस रेस्पेक्ट में? सारी लायबिलिटीज से, क्योंकि जो डिपॉजिट के अकाउंट को उन्होंने, डिपॉजिट अमाउंट जो उन्होंने बचा हुआ था वो दिया है, क्योंकि क्लेम जो लीगल हायर्स ने किया उसके अगेंस्ट उनको पूरी तरीके से क्या किया जाएगा? बैंक को डिस्चार्ज किया जाएगा, क्योंकि जो नॉमिनी है वो पूरी तरीके से लीगली वैलिड था। इट वाज द पर्सन वाज नॉमिनेटेड बाय द डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, तो जो मृत व्यक्ति उसने क्या किया था? इस व्यक्ति को नॉमिनी बना करके गया था, तो बैंक साफ साफ बच जाएगा। द बैंक इज डिस्चार्ज इन फुल आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू द नॉमिनी एंड क्लेम ऑफ लीगल हायर्स अगेंस्ट द नॉमिनी इज नॉट वैलिड। द बैंक इज डिस्चार्ज, बैंक जो होगा डिस्चार्ज होगा पूरी तरीके से। कब? मेकिंग पेमेंट टू द नॉमिनी एंड क्लेम ऑफ लीगल हायर्स अगेंस्ट द नॉमिनी इज नॉट वैलिड। ठीक है, अब जो लीगल हायर्स हैं अगर वो कोई भी कर रहे हैं उसको माना नहीं जाएगा, बैंक उससे डिस्चार्ज है। द बैंक शुड राइट टू द नॉमिनेशन, सॉरी टू द नॉमिनी फॉर रिफंड एंड पेमेंट टू द लीगल हायर्स। और जो बैंक है वो लिख करके, मतलब एक लेटर भेजेगा किनको? नॉमिनी को, भैया पैसा लौटा दो, पैसा हमें वापस दो, ताकि हम वो पैसा लीगल हायर्स को दे सके जो उसके कानूनी उत्तरदायी हैं, और वो लोग इतने मासूम होंगे कि लेकर के पैसा बैंक को दे देंगे, है ना? ऐसा हो सकता है। The bank should have obtained no objection certificate from the legal heirs before effecting payment to the nominee। और बैंक को क्या करना चाहिए था? बैंक should have obtained, बैंक को पहले ये कर लेना चाहिए था कि वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेते लीगल हायर से, पेमेंट इफेक्टिव मतलब जो पे कर रहे थे ना नॉमिनी को, उसके पहले। अब देखो ये चारों ऑप्शन सही हैं, आप ध्यान से देखो, आपको लगेगा चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। अब इसमें से कौन सा चुने? बस यही जो दुविधा है, यही एग्जामिनर जो एग्जाम लेने वाला उसके लिए सुविधा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वो क्या करेगा ना, यहाँ पर 70% लोग अलग अलग क्या करेंगे? ऑप्शंस लगाएंगे। कोई लगाएगा ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी, अपनी सोच के हिसाब से, समझ के हिसाब से। जबकि ऑप्शन ए और बी पूरे सिमिलर सेम है। देखो कैसे, द बैंक इज फुल्ली डिस्चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स लायबिलिटी फॉर द डिपॉजिट, दो द क्लेम ऑफ लीगल हायर्स अगेंस्ट the nominee may be legally valid। ठीक, the bank is discharged in fully after making payment to the nominee and claim of legal hires against the nominee is not valid। ठीक है, यहां बोल रहा है वैलिड है, यहां नहीं है वैलिड। अब आप बताओ इस केस में हम क्या चुनेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। नॉमिनेशन की जो फैसिलिटी होती है, ये जो नॉमिनेशन कराया ही इसलिए जाता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर, के बाद में किसी भी तरीके की जो झंझट हो उससे बैंक अलग पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाए। वो जीते जी ही वो ये बता जाता है कि मेरे अकाउंट में जो डिपॉजिट अमाउंट है वो किसको देना है, राइट। और जब वो नॉमिनी का नाम आएगा
और फिर उसके बाद में उसका जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे प्रॉपर कि हाँ ये वही पर्सन है जिसको इस पर्सन ने मरने से पहले क्या किया था, नॉमिनी बनाया था, तो बैंक वो पैसा दे दे और फ्री हो जाए। लीगल हायर्स के कॉन्सेप्ट का तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, नॉमिनेशन करवाया है इसलिए जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक और क्वेश्चन, माइंड ट्विस्टर, देखते हैं, दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन एक और आपके सामने है। चलिए देखें, देखिए, ए हैड डिपॉजिटेड सर्टेन आर्टिकल फॉर सेफ कस्टडी। पर्सन ए ने कुछ डिपॉजिट क्या किया था, डिपॉजिट किया था कुछ आर्टिकल्स को सेफ कस्टडी में आपकी बैंक ब्रांच में, और अपॉइंट किया बी को एज हिज नॉमिनी। पर्सन ए है, पर्सन ए ने क्या किया, आपके बैंक ब्रांच में एक सेफ कस्टडी लिया और उसमें कुछ आर्टिकल्स को रख दिया और अपॉइंट कर दिया पर्सन बी को एज हिज नॉमिनी, अपने नॉमिनी के रूप में। अब एक ही हो गई मृत्यु और बी अप्रोच करता है बैंक को। बैंक बी जो है वो पहुंचा कहां पर, रिटर्न ऑफ द आर्टिकल के लिए आपकी ब्रांच में, बोला कि भैया जो भी आर्टिकल मिस्टर ए ने आपके सेफ कस्टडी में रखे थे वो सब मुझे वापस चाहिए। द बैंक शुड, अब बैंक क्या करेगा, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, फिर से सुन लो। पर्सन ए है, उसने सेफ कस्टडी आपके बैंक में लिया, आपकी बैंक ब्रांच में, और उसने क्या किया, पर्सन बी को नॉमिनी बना दिया अपना। पर्सन ए की डेथ हो गई, अब पर्सन बी ने आपको अप्रोच किया कि भैया जो आर्टिकल रखा हो ना वो हमें वापस करो क्योंकि मैं नॉमिनी हूं उसका, बी को ये मिलना चाहिए। इस केस में बैंक मतलब आप क्या करोगे, ऑब्टेन क्लेम फॉर्म फ्रॉम बी एंड रिटर्न द आर्टिकल टू हिम एंड ऑब्टेन रिसीट। ऑब्टेन करेंगे क्लेम फॉर्म की, क्लेम फॉर्म भरो आप, और उसके बाद में आर्टिकल हम दे देंगे किसको, मिस्टर बी को, और उससे बोलेंगे, उससे एक रिसिप्ट भी हम ले लेंगे। क्लियर। दूसरा, obtain claim form, prepare an inventory of the said article which should be signed by the nominee and give him once copy along with the article। क्लेम फॉर्म उससे भरवा लेंगे और एक इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब एक लिस्ट बना लेंगे जो जो आर्टिकल्स उसमें रखे थे उनकी, ठीक है, विच शुड हैव बी साइंड, और वो उसको क्या करवाएंगे, साइन करवा लेंगे किससे, बाय दी नॉमिनी, जो पर्सन भी है उससे, और एक कॉपी उसे दे देंगे, एक हम अपने पास रख लेंगे। दो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन होगा, उसको बोलेंगे कि आप आओ, कम अलोंग विद द लीगल हायर्स, आप जो पर्सन ए है उसके कानूनी उत्तराधिकारी लीगल हायर्स के साथ आई है और डिलीवर कर देंगे आर्टिकल्स ऑन गेटिंग देयर जॉइंट डिस्चार्ज, और दोनों के जो कंसेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या किया जाएगा, आर्टिकल को डिलीवर कर देंगे, रिलीज कर देंगे आर्टिकल्स को आफ्टर ओनली प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन। बी को हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं वो उसको हम दे देंगे बिना इंसिस्ट किए क्लेम फॉर्म और बिना प्रिपेयर किए एनी इन्वेंट्री। बताइए क्या करेंगे, मतलब यहाँ बुलाएंगे उसको, कहेंगे ये लो आर्टिकल ले जाओ, बिना क्लेम फॉर्म भरे, और हम इन्वेंट्री भी नहीं बनाएंगे कि उसमें क्या क्या सामान रखा हुआ था। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्या लगता है आपको, क्या किया जाना चाहिए? ए, बी, बी, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहां पर हम क्या करेंगे, सॉरी, ऑब्टेन करेंगे क्लेम फॉर्म को, क्लेम फॉर्म उससे भरवाएंगे, उसके बाद में एक प्रिपेयर करेंगे इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री का मतलब एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट में हम नोट डाउन करेंगे कि कितने टाइप के वहां पर आर्टिकल्स हैं और क्या क्या हैं, और उन आर्टिकल्स को हम क्या करेंगे, साइन करवाएंगे उस इन्वेंट्री को, किससे, नॉमिनी से, और एक कॉपी उसको देंगे और एक अपने पास रखेंगे, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी लीगल हायर्स अगर आता है और वो ये जानना भी चाहेगा कि उसके जो भी मृत पर्सन से उसके जो भी रिलेशन होंगे, फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन है उसके बच्चे आ जाते हैं, उसकी वाइफ आ जाती है, वॉट एवर, कोई भी रिलेटिव जो क्लोज रिलेटिव हैं वो आते हैं एज अ लीगल हायर, वो पहुंचते हैं, तो हम उनको ये बता सकते हैं कि इस कस्टडी में से जो सेफ कस्टडी था उसमें से हमें ये आर्टिकल्स मिले थे एंड ऑल दीज आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड टू द नॉमिनी, और नॉमिनी का कॉन्सेप्ट बैंक में होता ही इसलिए है। करेक्ट। चलिए, सो आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद मैं सेशन को एंड करता हूँ। बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आपको बताता हूँ ऑलिव बोर्ड का ये है आपका JIB CIB टेलीग्राम ग्रुप, पहला। दूसरा, ये जो है ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, हिमांशु सर JIB CIB सर्च करोगे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। ये मेरा FB पेज है, हिमांशु सर जी FB पेज, आप इससे भी मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं आपकी
क्वेरीज को पर्सनली डील करूंगा। आपको कोई भी JIB CIB एग्जाम रजिस्ट्रेशन व्हाटएवर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पर मुझे एक मैसेज पिंग कर दीजिए, हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। करेक्ट। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। तो हमारे 2 बैचेस अलाइंड हैं। 2 बैच कौन से हैं? पहला बैच है आपका JIB न्यू सिलेक्शन बैच 2, दैट इज द बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। और ये जो बैच है आपका, ये बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 25 Feb 2023 से, और आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। मैंने 2 स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाए हैं कि कैसे PPB को 29 अप्रैल तक और कैसे IAIFS को 29 अप्रैल तक हम कवर अप कर लें। उसी पैटर्न पर ये बैच को मैंने लॉन्च करा है। इट मीन जो सब्जेक्ट्स हैं 2, ये उसी पैटर्न पर आगे फर्दर चलेंगे, सो दैट यू विल हैव द टाइम फॉर द रिवीजन एंड ऑल्सो फॉर द क्वेश्चंस, है ना, MCQs की प्रैक्टिस के लिए आपके पास में टाइम हो। दूसरा बैच है हमारा इंग्लिश मीडियम बैच। अब इंग्लिश मीडियम बैच सेम वही चीजें, द सेम स्ट्रेटेजी विल फॉलो अंडर दिस बैच। आप अगर अभी एनरोल करते हैं अपने आप को हमारे इन बैचेस में, ठीक है, बाय यूजिंग कोड हिमांशु, तो आपको मिलता है अप टू 55% ऑफ, 55% तक का ऑफ आपको मिलेगा यदि आप आज ही एनरोल करेंगे अपने आप को हमारे कोर्सेज में। तो जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए, यहां पर जाना oliveboard.in पर, देन आप यहां पर चूज कर लेना JIB सुपर एलिट बैच। यहां पर ऑप्शन होगा हैव अ कूपन कोड, क्लिक करना, कोड एंटर करिएगा हिमांशु। आफ्टर दैट यू विल रिडीम द कोड लाइक दिस। जैसे ही रिडीम करेंगे यू विल गेट द मिनिमम द लोएस्ट प्राइस एवर ऑफ आवर कोर्सेज। तो जा करके जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, एनरोल कीजिए। देयर आर वन मोर बैच इज दैट इज द न्यू bank holiday batch. You can also enroll in this batch. Which batch? This is the new bank holiday batch. इसमें क्या है, ये हॉलीडे पर, छुट्टियों पर चल रहा है। इसमें भी सेम हिमांशु कोड यूज करो, मैक्सिमम डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।